पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैन का फादर सेट के अंदर आ गया होता है और वहाँ आने के बाद वो एल्डर से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे शियाओ चाहिए, वरना अगर तुमने उसे हमारे हवाले नहीं किया तो मैं इस पूरे सेट को ही खत्म कर दूंगा। लेकिन तब एल्डर उससे कहते हैं मुझे 10 दिन का टाइम दो, अगर 10 दिन के अंदर शियाओ तुम्हारे पास जाने के लिए मान गया तो ठीक है, अगर वो नहीं माना तो 10 दिन बाद मैं खुद तुमसे फाइट करने के लिए आ जाऊंगा। जिस पर चैन का फादर भी मान जाता है। लेकिन ये सारा मैटर सॉल्व करने के लिए शियाओ एक अलग ही तरीका अपनाता है और वो एल्डर बन के चैन के घर पे जाता है। और वहाँ जाने के बाद वो सभी से ये कहता है कि मैं यहाँ पर चैन का इलाज करने के लिए आया हूँ। इसलिए चैन के फादर उसे अपने घर में आने दे देते हैं और उसे सारी परमिशन दे देते हैं कि वो जो चाहे यहाँ पर कर सकता है, बस उसे चैन को ठीक करना होगा। इस पर शियाओ भी मान जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैन का फादर जब चैन को आकर देखता है तो वो ये देखकर हैरान था कि उस डॉक्टर ने शियाओ के चेहरे पे कैसी अजीब अजीब चीजें लगा दी है, साथ ही उसकी हालत भी और ज्यादा खराब हो रही है। लेकिन तब वो एल्डर उससे कहता है आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो डॉक्टर जरूर इसका कुछ न कुछ इलाज ढूंढ रहे होंगे और वो इलाज की तरह ही उन्होंने इसके ऊपर ये सारी चीजें लगाई होगी। आप नहीं समझ सकते कि डॉक्टर किन किन चीजों से दवा बना सकता है, इसलिए डॉक्टर जो कर रहे हैं उन्हें वो करने दीजिए। जिस पर चैन के फादर भी अपना गुस्सा थोड़ा शांत कर लेते हैं। तभी चैन को दोबारा होश आ जाता है। ये देखकर तो जितना भी गुस्सा था उसके फादर का सब 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है और वो उस एल्डर को ये ऑर्डर पास करा देने कहता है कि इस पूरे सेट के अंदर किसने भी डॉक्टर के ऊपर आंख उठाने की भी कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। डॉक्टर को जो चाहिए उसे वो ला कर दिया जाए। जिस पर वो एल्डर भी मान जाता है। दूसरी तरफ शियाओ मजे से शराब पी रहा होता है और उसके सामने तरह तरह के खाने रखे हुए थे क्योंकि उसकी किसी राजा की तरह यहाँ पर खातिरदारी हो रही थी। तब वहाँ पर जैस्मिन आती है जो उससे कहती है आखिर तुम्हारे पास दवाओं का इतना अच्छा स्किल कैसे आ गया। जिस पर शियाओ कहता है तुम नहीं जानती कि मेरे पिछले वाले जो मास्टर थे उनके पास कितनी ज्यादा स्किल थी। उसका नाम तो युनची था और उसकी मेडिसिन स्किल का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता और उन्हीं की वजह से मुझे ये सारी स्किल मिली है। ये सुनकर तो जैस्मिन भी हैरान रहती है क्योंकि उसने युनची के बारे में कभी नहीं सुना था। लेकिन फिर भी वो आगे उससे कहती है आज के बाद तुम कोई भी गलत कदम उठाने की कोशिश मत करना, तुम सीधा सीधा मौत के मुंह में घुस आए हो। अगर किसी को भी पता चला कि तुम कौन हो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और अगर तुम्हें कुछ हुआ तो साथ साथ मेरी भी जान खतरे में आ सकती है। जिस पर शियाओ कहता है अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर उन्हें मालूम भी पड़ गया कि मैं कौन हूँ तब मैं सीधा सीधा उनसे फाइट करने चले जाऊंगा, देखता हूँ मेरे सामने कौन टिक सकता है। अब शियाओ दोबारा से डॉक्टर बन के चैन के पास आता है और उसके हाथों को स्मेल करके कुछ महसूस करने लगता है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को थोड़ी सी चैन के अंदर ट्रांसफर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर चैन का फादर उससे कहता है क्या हुआ आपको, अब ऐसे चैन को छोड़कर कैसे जा रहे हैं। इस पर शियाओ कहता है मैं ऐसे छोड़कर क्यों ना जाऊं, जब तुम लोग मेरी बात ही नहीं मान रहे हो तो मुझे भी इसका इलाज करके कोई मतलब नहीं है। मैंने तुमसे क्या कहा था कि जो मेरी बनाई हुई दवा है ये बस वही खाएगा, तो आखिर तुम लोगों ने इसे चिकन क्यों खिला दिया। मुझे इसके हाथों से और इसके मुंह से चिकन की खुशबू आ रही है। अगर तुम लोग को ये डॉक्टर बनना है तो तुम लोग ही इसका इलाज कर लो, मैं तो अब यहाँ से जा रहा हूँ। तो चैन का फादर कहता है मुझे माफ कर देना, ये तो इसकी माँ की वजह से हुआ है। वो चैन को काफी कमजोर देख रही थी इसलिए उसने लाकर इसे थोड़ा सा चिकन खिला दिया, इसमें हमारी ही गलती है, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आप इसके लिए बाद में जो चाहे वो सजा मुझे दे सकते हैं, लेकिन बस मेरे बेटे को बचा लो, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब शियाओ उससे कहता है अगर तुम्हारी पूरी फैमिली भी मेरे तलवे चाटती तब भी मैं इस चैन का इलाज नहीं करता, लेकिन मैं इसलिए इस चैन का इलाज करूंगा क्योंकि तुम लोग नहीं जानते मेरा भी एक पोता हुआ करता था जो कि बिल्कुल चैन की तरह ही दिखाई देता था और जब भी मैं चैन को देखता हूँ मुझे मेरे पोते की याद आ जाती है जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं रह सका। वो बीमार हो चुका था और मैं इतना बड़ा डॉक्टर होने के बावजूद भी उसे नहीं ठीक कर पाया। उस चीज का अफसोस मुझे हमेशा लगा रहता है, इसलिए मैं चैन को अपना पोता ही मानता हूँ और एक दादा होने के नाते मैं इस चैन का जरूर इलाज करूंगा। जिस पर चैन का फादर शियाओ से कहता है आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज से चैन आपका पोता ही है, आप इसका बिल्कुल अपने पोते की तरह इलाज करना और चैन हमेशा से आपको ग्रैंडपा ही कहेगा। तब ये सुनकर शियाओ से कहता है अरे अरे ये ऐसे कैसे मैं कर सकता हूँ, मैं किसी के पैसे ले सकता हूँ, किसी का पोता कहाँ से उठा कर ले लूँ मैं। लेकिन चैन का फादर कहता है आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा, आज से आप हमारी इस फैमिली के एक खास मेंबर हैं जो कि आप मेरे फादर की तरह हैं, इसलिए मेरा बेटा भी आपका पोता ही कहलाएगा। तब चैन भी शियाओ को अपना ग्रैंडपा कहने लगता है। ये सुनकर तो शियाओ और ज्यादा नाटक करना शुरू कर देता है कि कितनी प्यारी आवाज है चैन की, ऐसा लगा कि मेरे मरे हुए पोते ने मुझे आवाज लगा दी। इसलिए वो नाटक का वहाँ पे रोना भी शुरू कर देता है और अपनी पावर की मदद से दोबारा से चैन के ऊपर और से अटैक कर देता है जिससे उसे तकलीफ होने लगती है और खुद ही उसका इलाज करने के लिए
लिए वापस से अपने ऑरा का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि किसी को ये शक न हो कि उसे बीमार करने वाला भी वही है और इलाज करने वाला भी वही है। जिसके बाद वो उसके हाथ पैरों को तोड़ते हुए अजीब तरह से उसका मसाज करना शुरू कर देता है, जिससे चैन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। लेकिन इस मसाज के बाद भी चैन को कुछ नहीं होता, उल्टा उसके जो हाथ काम नहीं कर रहे थे वो भी काम करने लगते हैं। ये देखकर तो चैन के फादर और ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इस डॉक्टर का बड़ा ही अजीब तरीका है लेकिन बहुत ज्यादा कारगर है। तब शियाओ एल्डर से कहता है मुझे और ज्यादा मेडिसिन की जरूरत है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि मेडिसिन इस सेक्ट में कहाँ पर रहती है। तब चैन का फादर कहता है हाँ, यहाँ पर हमारे सेक्ट में एक ट्रेजर हाउस है जिसके अंदर हजारों सालों से जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आते आई है वो सभी अपने अपने खास मेडिसिन जमा करती है। वहाँ पर आपको दुनिया भर के सारे मेडिसिन मिल जाएंगे, आप जो मेडिसिन चाहें उसमें से ले सकते हैं। ये सुनकर शियाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर उस एल्डर के साथ ट्रेजर हाउस में जाने के लिए निकल जाता है। तब वहाँ आने के बाद शियाओ सबसे पहले यहाँ पे जितनी भी मेडिसिन होती है उनके एसेंस को स्मेल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसे ये समझ में आने लगता है कि कौन सी मेडिसिन कितनी पुरानी है और उसके अंदर कितनी ज्यादा पावर्स है। ये देखकर तो वो एल्डर भी दंग रह चुका था कि यहाँ पर हजारों तरह की मेडिसिन है और उन सभी की स्मेल एक साथ मिक्स हो रही है। लेकिन तब भी शियाओ ने उनमें से सारी स्मेल को अलग अलग करके स्मेल कर लिया है, जिससे उसे यही पता चल गया कि कौन सी मेडिसिन कितनी पावरफुल है और वो कितनी पुरानी है। जिसके बाद शियाओ ने जितने भी मेडिसिन कहे होते हैं एल्डर वो सारे मेडिसिन जमा कर लेता है। तब उस शियाओ की नजर वहाँ पर रखी एक स्वॉर्ड पे पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा चमक रही थी। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। तब वो एल्डर उससे कहता है ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसे टाइगर स्पिरिट कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्वॉर्ड के अंदर मैस्टिक व्हाइट टाइगर को डाल दिया गया था और उसकी जितनी भी स्पिरिट की पावर थी उसे इसी स्वॉर्ड के अंदर रखा गया है। ये स्वॉर्ड इस पूरी की पूरी सिटी में सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है, इसका कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। साथ ही शियाओ को वहाँ पर कुछ बॉम्ब और गन भी दिखाई दे जाते हैं। ये देखकर वो एक गन को उठा लेता है और एल्डर से पूछता है ये क्या चीज है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तब एल्डर उसे बताने लगता है कि वहाँ पर एक ट्रिगर होता है जिसे दबाने के बाद सामने जो भी खड़ा है वो बस एक सेकंड में ढेर हो जाता है। तब शियाओ उस एल्डर की तरफ ही गन पॉइंट कर देता है। ये देखकर तो वो एल्डर भी डर चुका था। अब शियाओ ऐसे ही करते हुए 3-4 दिन तक चैन का इलाज करता है, जिस वजह से चैन अब ठीक तरह से चल भी पा रहा था और उसके जितने भी मेरिडियंस होते हैं वो धीरे धीरे अनलॉक हो रहे थे, जिस चीज से सभी हैरान होते हैं कि जो इलाज कुछ सालों में नहीं कर पाएगा वो इलाज तो इस डॉक्टर ने बस 3 दिन के अंदर कर दिखाया। तब शियाओ चैन से कहता है मैं तुम्हारा इलाज ही नहीं साथ ही साथ मैं तुम्हें अर्थ फेस मैस्टिज्म लेवल पे भी पहुंचा सकता हूँ, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें पूरी तरह से रिकवर होना होगा, जिसके लिए कम से कम 1 से 2 महीना लग सकता है। तब चैन उससे कहता है क्या इसके लिए कुछ जल्दी वाला तरीका नहीं है, मैं 1 से 2 महीना इंतजार नहीं कर सकता। जिसने मेरी ऐसी हालत की है मैं उसे अभी के अभी कई सारे टुकड़ों में काट देना चाहता हूँ और उसे मारने के बाद पूरी दुनिया में जितने भी उसका परिवार होगा मैं उसे भी ढूंढ ढूंढ कर काट दूंगा, ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि हमारी फैमिली से टकराने का आखिर अंजाम क्या होता है। ये सुनकर तो शियाओ भी अंदर ही अंदर सोच रहा था मेरे सामने होकर ही मुझे ही मारने की धमकी दे रहे हो, अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को। जिसके बाद वो यहाँ पर एक और अच्छा प्लान चलता है और वो सभी से कहता है अगर चैन उस इंसान से बदला लेना चाहता है जिसने उसकी ऐसी हालत की है तो मैं इसमें तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे ड्रैगन पिल ला कर देना होगा, क्योंकि ड्रैगन पिल ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बहुत जल्द ठीक कर सकती है। इसके लिए तुम्हें 1-2 महीना इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि तुम बस 1-2 दिन के अंदर ही पूरी तरह से रिकवर हो जाओगे। तो इसलिए अगर जल्दी ठीक होना है तो मुझे वो ड्रैगन पिल ला कर दे दो। ये सुनकर तो सारे लोग हैरान थे, उन्हें तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ड्रैगन पिल ला कर कौन कैसे दे सकता है। इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में बस 1 या फिर 2 ही ड्रैगन पिल मौजूद है, उसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर है। तो ऐसे कौन इतनी जल्दी उस ड्रैगन पिल को ढूंढ पाएगा। तब शियाओ से कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि उस ड्रैगन पिल को कोई भी नहीं ढूंढ सकता, मैं उस ड्रैगन पिल को स्मेल कर सकता हूँ, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि आसपास की किसी दुकान के अंदर वो ड्रैगन पिल मौजूद है। और यहाँ पर शियाओ इनडायरेक्टली उसी दुकान का नाम ले रहा था जहाँ से उसने जैस्मिन के लिए कपड़े लिए थे और उसने एक बार उसे नकली ड्रैगन पिल दे दिया था, ये कहते हुए कि ये असली ड्रैगन पिल है। और उसने उसे इस तरह से बना दिया था कि दुकान वाला भी बेवकूफ हो चुका था, इसलिए दुकान वाला काफी गुस्से में भी था। तब इस चीज को जानकर चैन का फादर उससे कहता है अगर आपको ड्रैगन पिल ही चाहिए ना तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस दुकान वाले से ड्रैगन पिल ला कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे उसकी जान ही क्यों न लेनी पड़े। दूसरी तरफ शियाओ के सेक्ट में सारे डिसाइपल एकदम परेशान होते हैं क्योंकि वो ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे, लेकिन उन्हें कहीं पर भी शियाओ नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखकर तो युआनबा भी रोने लगता है कि आखिर मेरे बॉस कहाँ चले गए, वो किस हालत में होंगे। तब वो डिसाइपल कहते हैं मुझे तो ये लग रहा है कि शियाओ ट्राइब उसे उठाकर ले गए हैं, वो जो चाहे वो कर सकते
इसलिए अब तो मुझे शियाओ की टेंशन भी हो रही है। वहीं अगले दिन चैन का फादर एल्डर के साथ वो ड्रैगन पिल लाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तब शियाओ प्लान बनाते हुए उससे कहता है, अरे मुझे अभी एक और मेडिसिन चाहिए थी जिसे लेना तो मैं भूल ही गया, इसलिए मुझे दोबारा से ट्रेजर हाउस में जाना पड़ेगा। तब चैन का फादर उससे कहता है, अभी तो यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है जो आपको ट्रेजर हाउस के अंदर ले जा सके, क्योंकि उसके अंदर जाने की परमिशन सिर्फ मुझे और एल्डर को ही है। तब शियाओ उससे कहता है, अगर अभी मुझे वो मेडिसिन नहीं मिली तो मैं शायद ही चैन का इलाज कर पाऊंगा। तब ये सुनकर चैन का फादर शियाओ के बिछाए जाल में फंस जाता है और वो उसे ट्रेजर हाउस की चाबी देते हुए कहता है, अगर इतना ही जरूरी है तो आप अकेले ट्रेजर हाउस में जा सकते हैं और वहाँ पर आपको जो भी मेडिसिन चाहिए होगी आप उसे ले लेना। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब शियाओ ट्रेजर हाउस के अंदर आता है, जहाँ आने के बाद वो ये कह रहा होता है, मुझसे पंगा लेने का अंजाम आज तुम्हें मालूम पड़ेगा। जिसके बाद वो हजारों सालों से जमा की हुई जितनी भी मेडिसिन होती है वहाँ पर उन सभी की पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से वहाँ पर अब एक भी मेडिसिन नहीं बची होती। साथ ही वह वहाँ से टाइगर स्पिरिट वाली स्वॉर्ड, गन और बॉम्ब भी उठा लेता है। जिस तरह से ये पूरा का पूरा शियाओ ट्राइब अब बिल्कुल कंगाल हो चुका था, उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं होता है जिससे उनका ट्रेजर हाउस बच सके। और अब शियाओ वहाँ से चैन के पास आता है और उससे कहता है, मुझे तुम्हें एक चीज बतानी थी, मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें वो बताऊं या फिर नहीं, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो चीज बता ही देता हूँ। जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर तो चैन एकदम हैरान रह चुका था, उसे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर वो कहाँ आकर फंस गया। जिसे वो डॉक्टर समझ रहा था वो तो असल में शियाओ ही निकला। दूसरी तरफ चैन का फादर एल्डर के साथ उसी दुकान पर आता है, जहाँ आने के बाद वो दुकानदार से कहता है, लाओ मुझे वो ड्रैगन पिल वापस कर दो वरना तुम्हारी खैर नहीं होगी। ये सुनकर तो वो दुकान वाला भी हैरान था और जब चैन का फादर उसे शियाओ का बैच दिखाता है तब वो समझ जाता है कि इसे तो वही बेवकूफ डॉक्टर ने भेजा है जिसने मुझे भी बेवकूफ बना दिया था और असली के बजाय नकली ड्रैगन पिल मुझे चिपका दी थी। इसलिए वो चैन के फादर को भी वही नकली वाली ड्रैगन पिल चिपका देता है जो उसे शियाओ ने दी थी। लेकिन जब चैन का फादर सेट के अंदर आता है तो वो ये देखकर एकदम हैरान था कि सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। साथ ही उसे चैन भी काफी बुरी हालत में दिखाई देता है, वो तो अब हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी हालत शियाओ ने और ज्यादा खराब कर दी थी। तभी उसके हाथ से वो पिल भी गिरकर टूट जाती है। तब उसे पता चलता है कि ये तो एक नॉर्मल सा केक का टुकड़ा था जिसके ऊपर ऑरा की ऐसी कोटिंग लगा दी गई थी जिसे देखकर ये ऐसा लग रहा था कि ये असली ड्रैगन पिल है। उस डॉक्टर ने मुझे बेवकूफ बना दिया। तब वहाँ पर एक सिपाही आते हुए कहता है, हमारा सेट बर्बाद हो चुका है, पूरा का पूरा ट्रेजर हाउस खाली है, उसमें कुछ भी नहीं मौजूद। ये सुनकर तो चैन का फादर जल्दी से वहाँ पर आता है जहाँ उसे पूरा ट्रेजर हाउस खाली दिखाई देता है। साथ ही वहाँ पर शियाओ का लिखा हुआ एक नोट भी था जिसमें ये लिखा होता है कि चैन के फादर मुझे माफ कर देना, मैंने आपको थोड़ा सा बेवकूफ बना दिया। साथ ही मैंने अब चैन की ऐसी हालत कर दी है कि अगर असली में जिस डॉक्टर का मैंने रूप लिया था वो खुद भी यहाँ पर आकर प्रकट हो जाए तब भी वो चैन को नहीं ठीक कर सकते। अब तो आपका बेटा बचने से रहा। ये सुनकर चैन का फादर एकदम हैरान हो जाता है और उसे खून की उल्टी हो जाती है क्योंकि वो एकदम ज्यादा घबरा चुका था कि आखिर वो करे तो करे क्या। दूसरी तरफ शियाओ एल्डर बने हुए आराम से सेट से बाहर जा रहा होता है। तभी थोड़ी दूर आने के बाद उसे वही मास्टर दिखाई देता है जो उससे कहता है, अरे डॉक्टर आप कहाँ जा रहे हो। जिस पर शियाओ कहता है, अरे मैं थोड़ी दूर से आ रहा हूँ, तुम जाओ घर पे, मैं रात के खाने तक पहुँच जाऊंगा। लेकिन तभी उसे चैन के फादर का एक नोट मिलता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि वो डॉक्टर नकली है, उसे कैसे भी करके पकड़ना है। ये सुनकर वो मास्टर अब शियाओ के पीछे ही पड़ जाता है जहाँ दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन तब शियाओ वहाँ पर उस बॉम्ब को फोड़ देता है जिस वजह से हर तरफ धुआं धुआं ही हो जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। शियाओ उस मास्टर से बचकर भागने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो मास्टर तो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब ये देखकर जैस्मिन शियाओ से कहती है, तुम मेरी मदद के बगैर यहाँ से तो भाग भी नहीं सकते, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो इससे वो मास्टर तो मर जाएगा लेकिन हो सकता है कि मेरी भी जान खतरे में आ जाए। ये सुनकर तो शियाओ भी घबरा जाता है और उससे कहता है, तुम्हें मेरी कोई मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी ही तरफ से अपनी जान लगा दूंगा ताकि मैं इस मास्टर से बच सकूं। जिसके बाद शियाओ वहाँ पर उस गन को निकाल लेता है जिसे भी उसने ट्रेजर हाउस से चुरा लिया था और वो उस गन को सीधा मास्टर की तरफ पॉइंट करते हुए उसे शूट कर देता है। लेकिन वो मास्टर भी अपना शील्ड बनाते हुए आसानी से उसकी गोली से बच जाता है। जिसके बाद शियाओ दोबारा से वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है लेकिन वो मास्टर तो अब भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो शियाओ से कह रहा होता है, बस एक बार तुम मेरे हाथ आ जाओ, मैं तो तुम्हारी जिंदा ही चमड़ी उधेड़ दूंगा। ये सुनकर तो शियाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने इविल गॉड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है जहाँ वो उसकी पावर के साथ एक घसीट के पंच उस मास्टर को
को ही मार देता है, लेकिन वो पंच भी उस मास्टर की शील्ड के सामने काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, जिस वजह से ना ही शियाओ का अटैक उस मास्टर को लगता है और ना ही उस मास्टर का अटैक शियाओ को लग पाता है। पर मास्टर अपनी थोड़ी और ज्यादा पावर बढ़ाते हुए शियाओ को वहाँ से दूर फेंक देता है, जहाँ शियाओ अब थोड़ा इंजर्ड हो चुका था। लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर लान आ जाती है, जो शियाओ को अपने बीस्ट के ऊपर सवार करते हुए वहाँ से ले जाने लगती है ताकि वो इस मास्टर के चंगुल से बच जाए। ये देखकर तो वो मास्टर अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को ही मारने की कोशिश करता है ताकि वो बीस्ट ही मर जाए, जिस वजह से लान और शियाओ दोनों हवा में उड़ते हुए सीधा जमीन पे गिर जाएंगे। लेकिन वो बीस्ट उसके सारे अटैक से बचते हुए वहाँ से आगे निकल जाता है। तब रास्ते में लान शियाओ से कहती है, तुम एल्डर कब से बन गए थे? तुम्हारा एल्डर वाला लुक तो काफी सुंदर था, बहुत ही इनोसेंट दिखाई दे रहे थे तुम उसमें। जिस पे शियाओ कहता है, बुरे लोगों के लिए बुरा बनना पड़ता है और जैसा जहाँ पे प्लान रहे वैसा ही मुझे बन जाना पड़ता है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सामने तो कभी भी बुरा नहीं बनूंगा। लेकिन साथ ही वो उससे ये भी पूछता है कि आखिर आप अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई? जिस पर लान बताती है, काफी सारे लोग तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, हमें तो ये शक था कि शियाओ ट्राइब तुम्हारा अपहरण करके लेकर चला गया, क्योंकि तुम कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे, और वैसे भी मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर की तरह हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आऊंगी ही, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। साथ ही मेरे पेरेंट्स भी मेरे घर पर आ चुके थे और उन्होंने ही इस बीस्ट को यहाँ पर लेकर आया था, जिसपे सवारी करते हुए मैं तुम्हारे पास आ गई और अब मैं तुम्हें यहाँ से सीधा इंपीरियल सिटी ले जा रही हूँ। और एक बार तुम वहाँ पहुँच जाओ तो ये मास्टर क्या पूरा का पूरा शियाओ ट्राइब भी तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं कर पाएगा, वो ढूंढते रह जाएंगे लेकिन तुम किसी को भी नहीं मिलोगे। तब वहाँ पर वो मास्टर अपने स्ट्रोम ईगल पे सवार होकर आ जाता है, जो कि लान के भी बीच से काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, और वो उस पे सवारी करते हुए लान और शियाओ के पीछे पड़ जाता है, जहाँ वो हवा में उड़ते हुए उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता। लान अपने बीस्ट के सामने शील्ड भी बना देती है, लेकिन उस मास्टर का अटैक उस शील्ड को भी तोड़ते जाता है, जिस वजह से उस बीस्ट को चोट लग जाती है और वो अपना बैलेंस भी खोने लगता है। तब लान जैसे तैसे करके अपने बीस्ट को संभालती है और वो बीस्ट दोबारा से आगे उड़ना शुरू कर देता है। लेकिन अब उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि उसे थोड़ी और चोट लगी तो वो दोबारा कभी भी उड़ने के लायक ही नहीं बचेगा। तब शियाओ लान से कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी। जिस पर लान कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी खुद की चॉइस से यहाँ पर आई थी, तुमने मुझे थोड़ी फोर्स किया था कि मैं यहाँ पर आकर तुम्हें बचाऊं, इसलिए अभी यहाँ से बचने पर ध्यान दो। लेकिन तभी उस मास्टर का ईगल शियाओ को अपने पंजे में पकड़कर वहाँ से उड़ाकर दूर ले जाता है। तब ये देखकर शियाओ सीधा उस ईगल को ही गन से शूट कर देता है। ये देखकर उस ईगल को काफी ज्यादा चोट लग गई थी और वो अपने पंजे में से शियाओ को नीचे छोड़ देता है। लेकिन जैसे शियाओ नीचे गिरता, इससे पहले ही लान वहाँ पर आकर उसे संभाल लेती है। लेकिन ये गड़बड़ हो चुकी थी कि शियाओ की गन अब उस मास्टर के हाथ में लग जाती है, इसलिए वो उस गन का इस्तेमाल करते हुए धड़ाधड़ अब गोलियां लान की बीस्ट के ऊपर मारना शुरू कर देता है। और एक गोली तो उस बीस्ट के पर लगती है और दूसरी गोली शियाओ के कंधे पर। इस वजह से दोनों के दोनों इंजर्ड हो जाते हैं। तब शियाओ कहता है, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें यहाँ से कूदना होगा, वरना तुम्हारा बीस्ट भी मारा जाएगा और हम भी मारे जाएंगे, इसलिए मुझ पे भरोसा करो और यहाँ से कूद जाओ। तब लान उसकी बातों पे भरोसा करते हुए अपने बीस्ट से नीचे कूद जाती है और काफी ऊंचाई से वो दोनों जमीन पे गिरते जा रहे थे। लेकिन आसपास इतने ज्यादा बादल होने की वजह से वो मास्टर उन्हें देख भी नहीं पाता कि आखिर ये लोग कौन से कोने में घुस गए। साथ ही उसका ईगल भी बादलों की वजह से कंफ्यूज होकर वहीं पर रुक गया होता है। तब शियाओ अपनी थोड़ी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि इससे वो खुद को और लान को दोनों को बचा सके। लेकिन जैस्मिन उससे कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? जिस पावर का तुम इस्तेमाल करना चाह रहे हो वो कम से कम हीवन फेस मैसेजम लेवल की है, अगर तुमने उसका इस्तेमाल किया तो इससे तुम्हारी बॉडी को भी काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन शियाओ तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अगर उसने उस पावर का इस्तेमाल नहीं किया तो वो भी मर जाएगा और लान भी जमीन पे गिर के मारी जाएगी। इसलिए सबसे पहले वो लान को पकड़ लेता है, उसके बाद जैस्मिन हीवन फेस मैसेजम लेवल की जो पावर थी वो उसे शियाओ को देने लगती है ताकि उसकी मदद से वो खुद को और लान को बचा सके। और जब वो पावर शियाओ के पास आती है तो वो दोनों आराम से जमीन पे आ जाते हैं और उन्हें कोई भी चोट नहीं लगी थी। लेकिन जब लान शियाओ को देखती है तो उसके मुंह से खून निकल रहा था और वो वहाँ पर बेहोश हो गया होता है। लेकिन लान को लगता है कि शियाओ तो मारा गया, इसलिए वो खुद को ही कोसने लगती है कि आखिर मैं यहाँ पर आई ही क्यों, शियाओ की तो मेरी वजह से जान चली गई। लेकिन तब शियाओ होश में आकर उससे कहता है, अरे तुमने काफी जोर से मेरा सीना दबा दिया, मुझे तो सांस नहीं लिया जा रहा है। जो देखकर तो लान खुश हो जाती है कि शियाओ को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। शियाओ उससे कहता है, मैंने इस पावर का इस्तेमाल किया, इस वजह से मेरी बॉडी में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, जिसके कारण मैं 3 दिनों तक अपनी किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। इससे ज्यादा किसी भी चीज की ना ही मुझे और ना ही तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है, सब कुछ नॉर्मल है, हम दोनों बच गए। तभी उन्हें आसपास से एंट्री फेस मैसेजम के लेवल 7 की बीस्ट की स्मेल आने लगती है
ये देखकर वो हैरान थे कि आखिर यहाँ पर वो बीस्ट क्या करने के लिए आ रहा है। तभी सामने से दो बच्चे भागते हुए आ रहे होते हैं जिनके पीछे ही वो बीस्ट पड़ चुका था। इसलिए लान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बीस्ट दोबारा से उनके ऊपर अटैक करने उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और अब आस पास तो और भी कई सारे बीस्ट आ चुके थे, लेकिन जैसे ही शियाओ अपनी ड्रैगन पिल उन्हें दिखाता है उसे देखकर तो सारे के सारे बीस्ट के पसीने छूट जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि जब ये शियाओ उस ड्रैगन को मार सकता है तो हमारी क्या औकात है इसके सामने। इसके बाद वो दोनों बच्चे शियाओ और लान का शुक्रिया करते हैं और उन्हें वहाँ से अपने गाँव की तरफ ले जाने लगते हैं। लेकिन जैसे वो दोनों गाँव में आते हैं, गाँव के लोग शियाओ और लान के ऊपर तीरों की बारिश करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये दोनों कोई घुसपैठिया है जो जबरदस्ती हमारे गाँव के अंदर घुसना चाहते हैं। तब वो दोनों बच्चे सभी को बताते हैं कि ये लोग बुरे नहीं है, उल्टा इन्होंने तो हमारी मदद की और हमारी जान भी बचाई, वरना तो आज हम मारे गए होते। जो सुनकर उन बच्चों के पिता तो एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही उसके पिता इस पूरे गांव के लीडर भी हैं। वो शिया और लान का शुक्रिया करने लगते हैं उनके बच्चों की जान बचाने के लिए और उन्हें वहाँ से अपने गाँव में भी लेकर आते हैं ताकि उन्हें रात भर यहाँ पर रहने की जगह दे सके, क्योंकि दोनों काफी थक गए होंगे। तब थोड़ी दूर आने के बाद वो सभी गाँव में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले एक इनविजिबल शील्ड लगी हुई थी जिसे तोड़ने के बाद ही अंदर जाया जा सकता है। और जैसे उस शील्ड के अंदर सभी जाते हैं उन्हें वहाँ पर काफी अच्छा सा गांव दिखाई देता है जहाँ पे सभी लोग हंसी खुशी से अपना जीवन गुजार रहे थे और इस गांव का नाम फिनिक्स विलेज होता है। लेकिन वहाँ के सारे लोगों को देखकर शियाओ हैरान था कि इस गांव में जो सबसे हाईएस्ट लेवल वाला बंदा है उसकी पावर भी बिगिनिंग फेस मैसेजम के लेवल 10 पर ही है, तो इतने कमजोर लोग आखिर इस गाँव में कैसे रहते हैं। तब जैस्मिन शियाओ से कहती है मुझे इस गाँव में फिनिक्स बीस्ट की स्मेल आ रही है, मुझे तो लगता है इस गाँव में फिनिक्स बीस्ट होगा या फिर उसका सारा का सारा ट्रेजर हो सकता है जिसे ये पूरे गांव वाले मिलकर प्रोटेक्ट करते हैं। और इन्होंने आसपास शील्ड भी लगा दिया है ताकि किसी को ये न मालूम हो सके कि आखिर ये गांव कहाँ पर है और ये लोग किस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं। जो सुनकर तो शियाओ भी हैरान था कि आखिर फिनिक्स बीस्ट ये तो लेजेंडरी एंशिएंट मैथिकल बीस्ट है जिसकी पावर का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जिसके बाद गाँव के लीडर शियाओ और लान को उनका कमरा दिखा देते हैं जहाँ पर वो दोनों आराम कर सकते हैं रात भर के लिए। तब शियाओ गाँव के लीडर से पूछता है कि आप यहाँ पर फिनिक्स बीस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर उसके ट्रेजर को, लेकिन ये सुनकर तो गांव के लीडर उसके सवाल का जवाब नहीं देते और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तब शिया दोबारा से उनके पास आकर वही सवाल पूछता है, जिस पर लीडर कहते हैं अब मुझे पता चल गया कि तुम लोग भी बाकियों की तरह यहाँ पर हमसे उस ट्रेजर को लेने के लिए आए हो जिसके पीछे लाखों लोग पड़े हुए हैं। लेकिन तुम ये बात समझ लो कि कोई भी हमसे उस ट्रेजर को नहीं छीन सकता, उसके लिए भले से हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े हम वो भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो ट्रेजर हम किसी को नहीं देंगे। लेकिन शियाओ कहता है अरे नहीं नहीं, आपको तो गलत फहमी हुई है, मैं यहाँ पर किसी भी ट्रेजर को ढूंढने के लिए नहीं आया था, बल्कि तो मेरे पीछे मेरे दुश्मन पड़ गए थे, उनसे बचते हुए मैं इत्तेफाकन यहाँ पर आ गया। मेरा तो ऐसा कोई इरादा भी नहीं था यहाँ आने का। साथ ही मुझे तो इस गांव के बारे में भी आज पहली बार मालूम पड़ा कि यहाँ पर कोई गांव है, क्योंकि बाहर के लोग तो इस गांव को देख भी नहीं सकते। तो लीडर कहता है आखिर मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा कैसे कर लूं, क्योंकि सारे लोग ऐसा ही बहाना करते हैं और मैंने तो उल्टा तुम्हें गाँव के अंदर भी ले आया, कोई तो यहाँ तक भी नहीं आ पाता। मुझे शायद थोड़ा पहले ही ध्यान दे देना चाहिए था कि आखिर तुम लोग कौन हो। जिस पर शियाओ कहता है अगर ऐसा ही लगता है आपको कि हम जबरदस्ती यहाँ घुसे हैं तो वो बात भी इत्तेफाकन होगी कि आपके बच्चों के पीछे वो बीस्ट पड़ गया था और उसे हमने बचाया, जिस वजह से वो बच्चे हमें यहाँ पर लेकर आए। अगर हमें जबरदस्ती ही यहाँ घुसना होता तो हम किसी अनजान तरीके से घुसाते, सामने सामने से थोड़ी आते। और अगर आप भी गए होते तो मैं डायरेक्ट आपके मुंह पे ये नहीं कह रहा होता कि मुझे उस फिनिक्स बीस्ट के बारे में जानकारी चाहिए, आप तो सीधे सीधे मेरी जान भी ले सकते हैं। लेकिन तब भी अगर आपको भरोसा नहीं है तो हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं। ये सुनकर लीडर उससे कहता है मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा है, इसलिए आप लोग यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन अगर बाद में भी तुम लोगों का इरादा बदला तो देख लेना तुम लोग इतनी आसानी से उस ट्रेजर को नहीं ले जा सकते। जिस पर शियाओ भी कहता है हाँ आपने ठीक कहा, जब तक कोई उस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ लेता तब तक तो वो उस गुफा के अंदर ही नहीं जा सकता जहाँ पर वो ट्रेजर है, तो हमारा यहाँ पर जाने का फायदा ही क्या होगा, इसलिए हम वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तब वहाँ पर लान भी आ जाती है जो शियाओ से पूछती है आखिर ये फिनिक्स बीस्ट क्या है। जिस पर शियाओ कहता है तुम्हें इन सब के झमेले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपना आराम करो और मुझे भी सोने दो। ये सुनकर लान को तो गुस्सा आ जाता है
है और वो जाकर शियाओ को गुदगुदी करना शुरू कर देती है। ये देखकर शियाओ चिल्लाने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ज्यादा गुदगुदी होती है। अगले दिन शियाओ अपनी फायर एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए गांव के बच्चों के पास जो भी मीट होता है उसे पकाना शुरू कर देता है और उन्हें पका पका कर खिला रहा होता है। ये देखकर वो बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो मास्टर भी अपने कुछ सिपाहियों के साथ उसी गांव के इनविजिबल शील्ड के पास आ गया होता है, जहां वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये देखने की कोशिश करता है कि शील्ड के अंदर क्या है। तब उसे पता चलता है कि वहां पर तो फिनिक्स बीस्ट का ट्रेजर भी मौजूद है। ये देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अपने सिपाहियों से कहता है अब हमारा प्लान थोड़ा सा बदल चुका है, हम शिया और लान को तो मारेंगे ही, साथ ही साथ उस फिनिक्स बीस्ट के जितने भी ट्रेजर है उसे भी छीन लेंगे और रास्ते में जो भी आएगा तुम लोग सीधा उसे खत्म कर देना। ये सुनकर वो सिपाही भी इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर शियाओ को हाथ में जो गोली लगी होती है उसका घाव भी बिल्कुल ठीक हो गया होता है। ये देखकर लान उससे कहती है तुम तो सच में कमाल के डॉक्टर निकले, तुमने तो बड़ी ही आसानी से अपनी चोटों को ठीक कर लिया। लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि तुम्हें मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा मौका है तो तुम सबसे पहले खुद को बचाने की कोशिश करना। तभी उन्हें गाँव के लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं कि आखिर यहाँ पर आवाज क्यों आ रही है और फिर ये सीन दिखा